Hello everyone, myself Pankaj Kumar welcomes you all again in my channel. Today we are going to see the tutorial regarding C++. C++ के रिगार्डिंग हम लोग आज देखने जा रहे हैं. ये मेरा थर्ड ट्यूटोरियल है जो C++ के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है. इसके बाद हम कंप्यूटर साइंस इन पाइथन बनाएंगे जो IP और CS दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो हम लोग देखे थे, एरेज तक देख चुके थे और जितना भी हम देखते जा रहे हैं आप लोग बिल्कुल उसको रिवाइज करते चलिए अच्छे से थोरोली, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर रहे और इसका एप्लीकेशन आप फ्यूचर में भी अच्छे से कर सकें. आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स. हम लोग दो टाइप का डेटा टाइप देखे थे, एक था प्रिमिटिव और दूसरा था नॉन प्रिमिटिव. तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो हमारा खुद से हम उसको क्रिएट करते हैं और उसका वेरिएबल एक्सेस करते हैं. तो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैसे है, टाइप डेफ के जरिए आप टाइप डेफ लगाइए और उस पर आप डिफाइन कर सकते हैं जो खुद का डेटा टाइप, जो हम एग्जांपल में दे करके बताए थे लास्ट ट्यूटोरियल में. तो आज हम स्ट्रक्चर के बारे में जा रहे हैं पढ़ने के लिए. स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए. तो स्ट्रक्चर के बारे में, A structure is defined by using the keyword struct. struct नाम का कीवर्ड के जरिए हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे. और स्ट्रक्चर बेसिकली एक कलेक्शन होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि a structure is a collection of variables that are referred by a single name. स्ट्रक्चर का जो भी हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे वो यूज़र डिफाइंड नेम के द्वारा करेंगे. और स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं. जस्ट लाइक क्लास, स्ट्रक्चर भी एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है. यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, ये बिल्कुल विजिबल होगा सिंटेक्स. और यहाँ आप देख सकते हैं सिंटेक्स में स्ट्रक्ट दिया हुआ है और नेम ऑफ द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्ट तो कीवर्ड है स्मॉल में, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वो यूज़र डिफाइन रहेगा. जैसे स्टूडेंट का स्ट्रक्ट स्टूडेंट दे दिए, क्लास के लिए स्टूडेंट क्लास दे दिए, और हम लोग मतलब कॉलेज के लिए स्ट्रक्ट कॉलेज दे दिए. तो यहाँ डेटा टाइप है और यहाँ डेटा मेंबर है. तो डेटा मेंबर का मतलब हो गया वेरिएबल्स, ठीक है. और डेटा टाइप हो गया इंट, फ्लोट, कैर, जो भी आप डिफाइन करना चाहें उसको डिफाइन करिए. और देखिए स्ट्रक्चर को यहाँ डिक्लेरेशन दिया है स्ट्रक्ट नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम लोग ब्रेसेस लगाए हैं. जैसे मेन के अंदर हम लोग यूज़ करते थे ब्रेसेस, और यहाँ पे इसका ब्रेसेस एंड किया गया. फिर स्ट्रक्चर को यहाँ पे सेमीकोलन से हम लोग टर्मिनेट किए हैं. तो इस प्रकार से ये जितने भी आप देख रहे हैं सिंटेक्स, ये क्या शो कर रहा है कि स्ट्रक्चर अपने आप में एक क्लास है, अपने आप में एक टेम्पलेट है. मतलब ये जस्ट लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग उसमें आएंगे तो देखेंगे ये भी उसी के जैसा है. मतलब ये अभी तक जो बनाया है वो टेम्पलेट है. इसको एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा. दैट मीन्स वॉइड मेन के अंदर जाकर के हमको एक्सेस करना पड़ेगा. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एक प्रॉपर एग्जाम्पल है. आप इस एग्जाम्पल को नोट करके इसी को एग्जाम में आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा. और यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिफिनीशन आप जो दिए हुए हैं, हम यहाँ पे हम रिवीजन के लिए दिए हैं, आप इसको बिल्कुल याद करके जाइएगा. और जितना शॉर्ट रहे टू द पॉइंट वही आंसर हमारा सही रहेगा. देखिए तो वर्कर का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो स्ट्रक्ट तो कीवर्ड है, वर्कर आप कैपिटल स्मॉल कुछ में दीजिए, वो आपका यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर का नेम है, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर का नेम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये डेटा टाइप बन जाएगा, और इसका वेरिएबल बनाएंगे हम लोग. और उसके बाद इसका वर्कर का वेरिएबल मान लीजिए W बना दिए हम लोग. तो उस वेरिएबल के जरिए इस नेम को हम लोग एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर के साथ, इस जेंडर को एक्सेस करेंगे, एज को एक्सेस करेंगे. तो नेम, जेंडर, एज, डेटा मेंबर्स. तो डेटा मेंबर्स में हमारा वेरिएबल भी आ गया और डेटा टाइप भी आ गया, दोनों आ गया. अब देखिए स्ट्रक्ट वर्कर है, कैर नेम मतलब स्ट्रिंग में लिया गया 45 कैरेक्टर्स का है. कैर जेंडर सिंगल कैरेक्टर का है, या तो M या तो F, मेल और फीमेल.
और एज दे लिया गया इंटीजर फॉर्मेट में। अब यहाँ पे रेट देखिए, वर्कर का काम करने का रेट को हम लोग फ्लोट में ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्ट का इनिशियलाइजेशन ब्रेसेस से किए और एंडिंग यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस से किए। उसके बाद सेमीकोलन लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर एक अलग टेम्पलेट है, एक अलग ब्लूप्रिंट है, वो एक अलग पार्ट है। मेन में जब आपको एक्सेस करना होगा तब आप इस वर्कर का एक अलग से वेरिएबल बनाइए। उस वेरिएबल के जरिए नेम, जेंडर, एज और रेट को आप एक्सेस करिए डॉट ऑपरेटर के साथ। अब देखिए यहाँ पे डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो दिस इज सिमिलर टू वेरिएबल डिक्लेरेशन। सेम जो भी बात हम वहाँ बताए हैं उसी को यहाँ पे लिखा गया है और आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस बेसिस पे। स्ट्रक्चर में आप डेटा मेंबर जितना भी आप डिक्लेयर करें आप कर सकते हैं, लेकिन आप याद रहे इसमें आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैन नेम 45 इक्वल्स टू इंडिया या कंप्यूटर साइंस आप डाल देते तो ये एरर जनरेट करता। टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट कभी भी ऑब्जेक्ट मतलब स्पेस अलोकेट नहीं करेगा जब तक कि उसको हम लोग एक्सेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल का नॉर्म्स जो है, और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हम बता दिए हैं ऑलरेडी। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, दिस इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। डॉट केवल आप डॉट बिंदु जो जिसको बोलते हैं उस ऑपरेटर के बेसिस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कैसे एक्सेस किया गया है, आप इसको गौर से देख सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम डॉट एलिमेंट नेम, तो थोड़ा ऊपर अगर जाएंगे तो स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम जो है वो क्या है, वर्कर नेम है। तो वर्कर नेम का वेरिएबल नेम बना लीजिए W, और एलिमेंट नेम हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया और रेट हो गया। तो W डॉट एज, W डॉट नेम, W डॉट जेंडर, W डॉट फ्लोट रेट, फ्लोट में जो है इस बेसिस पे आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैसे देना है, तो देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम में इसमें भी कुछ एरर या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तरीके से है कि हम लोग मेंबर को इनिशियलाइज करें, और यू कैन इनिशियलाइज ए स्ट्रक्चर विद इन ए बॉडी ऑफ प्रोग्राम। और मेन के अंदर भी आप स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मेन के बाहर भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला मेथड है, मेन के अंदर लेके चले हैं, वॉइड मेन डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर। देखिए वॉइड मेन के बाद यहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिए और एम्प्लॉय में एम कोड और एम सैलरी लिए, इसका अपना एंडिंग कर दिए ये। तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये केवल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए इस एम्प्लॉय का, देखिए ये एम्प्लॉय डेटा टाइप बन गया जो कि यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्चर नेम था, इसका वेरिएबल बना लिए, इसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर कर दिए हैं 100, और चूँकि एम कोड जो है वो 100 दे दिए हैं इंटीजर में, और एम सैलरी फ्लोट है तो ये फ्लोट में डाल दिए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए मेरे पास दो डेटा आ गया और स्क्रीन को क्लियर कर लिए। इंट आई नाम का एक वेरिएबल आ गया, यहाँ पे लूप चला दिए हैं i इक्वल्स टू 1, और 1 से लेकर के 32 मतलब 32 टाइम्स लूप चला दिया गया। यदि आप इसको नहीं भी चलाते तो डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते थे EMP1 के जरिए कॉल करके। तो यहाँ पे लूप चला दिया गया, पहला बार में जब आई चला तो 32 बार तो चलेगा, 32 टाइम्स चलेगा। देखिए EMP1 डॉट EMP कोड, तो EMP1 क्या है, देखिए इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो गया EMP1, और इसके बेसिस पे EMP कोड क्या है, देखिए EMP कोड यहाँ पे एलिमेंट हो गया, इसको हम लोग एक्सेस किए जिसका वैल्यू 100 है, और दूसरा में EMP सैलरी है, इसको हम लोग एक्सेस किए जिसका वैल्यू 8980 मतलब 8980 रुपीज़ इतना है, इसको हम लोग एक्सेस कर लिए। और दूसरा तरीका मेरा क्या है देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग एंड कर दिए हैं, और चाहिए तो आप गेट CS लगा करके इसको बंद कर दीजिएगा। दूसरा मेथड क्या है कि स्ट्रक्चर में देखिए डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर हियर, यहाँ पे भी एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाया है, और एम्प्लॉय का वेरिएबल को हम लोग स्ट्रक्चर में ही डिक्लेयर कर दिए हैं। ये भी हम लोग पॉसिबिलिटीज बन जाता है आप इस बेसिस पे। तो अभी आपको एम्प्लॉय मेन के बाहर का एम्प्लॉय का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है,
क्योंकि आप उसको emp1 दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग कॉल कर रहे हैं emp1.emp कोड, हम पहले बता दिए हैं कि हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे इक्वल्स टू 100, और emp1.emp सैलरी इक्वल्स टू इतना हम लोग एक्सेस कर दिए। अब इसको हम लोग लूप में चला दिए, जितना बार चलेगा 1 से लेके 32 बार चलेगा, ये 32 बार क्या होगा, ये emp1 और emp कोड और emp सैलरी एक्सेस होगा थ्रू emp1 वेरिएबल बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे भी देखिए यही तो मेन आउटपुट है, ये जो आउटपुट प्रिंट होगा यही, ये तो मैसेज है, ये बार बार आपको मैसेज प्रिंट होकर के देगा, लेकिन ये जो है आपका ओरिजिनल रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार से आप दो तरीका से देख लीजिए। एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर के अंदर ही स्ट्रक्चर के वेरिएबल बना लिया आप, वो भी सही है। यदि स्ट्रक्चर के बाहर बनाता है वेरिएबल यहाँ पे सेमीकोलन के बाद, वो भी सही है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट में आते हैं। तो ये सब हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इस बेसिस पे वर्क कर सकते हैं। मल्टीपल आप देखिए यहाँ पे रामू स्ट्रिंग हो गया, एम हो गया सिंगल कैरेक्टर, 17 हो गया इंटीजर, और ये हो गया फ्लोट रेट हो गया, जो हम पहले बताए थे आपको। अब इस चारों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग w1 w2, मतलब एक ही वर्कर है, एक ही स्ट्रक्चर का नाम है, इसका आप मल्टीपल वेरिएबल के जरिए इस वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं, आप कई बार आप कॉल कर सकते हैं इसको। आप देखिए यहाँ पे वर्कर w2 दिया है, तो w2 इक्वल्स टू w1, मतलब w2 में w1 ऑटोमेटिकली आ गया, मतलब ये कॉपी हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे ये एक्सेस करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं वापस, देखिए इस तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं डॉट ऑपरेटर, w1.gender इक्वल्स टू w2.gender, w1.age, सब जगह डॉट ऑपरेटर का हम लोग, और ये कॉपी हम लोग बोलते हैं इसको। w2 में w1 को स्टोर किए हैं, मतलब w2 में वैल्यू था जो w1 का वैल्यू आ गया, मतलब कॉपी हो गया, उसको w2 को बार बार कॉल करके एक्सेस नहीं करना पड़ा। तो स्ट्रिंग में अगर जाएंगे तो स्ट्रिंग कॉपी का हम लोग यूज़ करते हैं, strcpy। अब देखिए हम लोग एरे ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर का नाम और एरे नेम देंगे, उसका साइज देंगे। बहुत कम इसका प्रोग्राम आता है, लेकिन इसका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम रहेगा एग्जाम में। इसमें आप इस साइज, इस एरे ऑफ स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसका आउटपुट बन जाएगा। अब वर्कर का w20 हम लोग बनाए हैं, 20 वर्कर हैं क्या, 20 वर्कर मतलब 20 वर्कर्स को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो 0 से लेकर के 19 बार चलेगा लूप। तो लूप अगर आप 1 से लेकर के 20 तक चला सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, या 0 से लेस देन w तक 20 तक चला सकते हैं। आप यहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसका यूज़ हम लोग आगे देखेंगे, फाइल हैंडलिंग में भी इस्तेमाल होगा, इसी के पैटर्न पे यूज़ चलेगा जो भी चलेगा। तो यहाँ पे वेज, इंक्रीज वेज नाम का एक फंक्शन दे दिया गया है, और इस फंक्शन में कॉल बाय रेफरेंस के बेसिस पे इसको कॉल किया गया है। और यहाँ पे कंडीशन डाल दिया गया है कि w.gender अगर f हो, या जेंडर f में मतलब दोनों f, और में कैपिटल F और स्मॉल f फीमेल रहेगा, तो उसका वेजेस क्या रहेगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया हुआ है। तो ये सब हम आगे कल जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाएंगे इसका प्रोग्राम, वो सब आपको दिखा देंगे। क्योंकि अभी हम लोग एक रिवीजन टूर के बेसिस पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो का कंटेंट भी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम एक ही चीज़ को एक साथ में लेकर के चल सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से हम लोग इसको काम करते हैं। स्ट्रक्चर में नेस्टेड स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग नेस्टेड लूप देखे थे, लूप के अंदर लूप, उसी तरह से स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। देखिए तो स्ट्रक्ट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये एलिमेंट हो गया, हाउस नंबर इंटीजर टाइप, सिटी कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गया, एरिया भी स्ट्रिंग हो गया, और पिन कोड हो गया लॉन्ग इंट, ये एक हो गया। एम्प्लॉई दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, एम्प नेम, ई नेम, डिज़ाइन दे दिए हैं, और इसको आप यहाँ पे देखिए दो स्ट्रक्चर हो गया। और हम लोग दोनों के बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ई दे दिए हम लोग, डिक्लेरेशन में हम लोग दे दिए हैं एम्प्लॉई ई। तो एम्प्लॉई ई किसका है, सेकेंड वाला का है, इसके जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर का तो यहाँ एंडिंग हो गया, लेकिन इस स्ट्रक्चर का एंडिंग हम लोग इसका वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए किए हैं हम लोग। तो इस प्रकार से, और एक और टाइप डेफ का हम लोग इस्तेमाल देखे थे, इसका भी यूज़ क्या होता है, ये भी आपको अपना डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करने के लिए हेल्प करता है। इसका भी देखिए टाइप डेफ इंट हो गया नम, ये नम अपने आप में डेटा टाइप हो गया। अब इसको आप नम n1, n2 और सम,
इस नम के बेसिस पे आप अपना कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करके एक्सेस कर सकते हैं। हैज़ डिफाइंड प्री प्रोसेसर देख लेंगे एग्जाम्पल में, देखिए लास्ट क्लास में कि वो कांस्टेंट होता है, मैक्रो होता है, कभी भी हैज़ डिफाइन के बाद सेमीकोलन यूज़ नहीं करिएगा, नहीं तो वो एरर आ जाएगा। और हैज़ डिफाइन इस प्रकार से हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर दिए हैं, पाई इक्वल्स टू नहीं लगेगा, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ये अपने आप में कांस्टेंट है हैज़ डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे इसलिए पाई स्पेस दे दिए हम लोग, ये जरूरी नहीं कि आप कैपिटल ले, आप स्मॉल पी आई भी दें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे सर्किल एरिया दिए हुए है, ये फॉर्मूला है सर्किल का एरिया निकालने का, पाई स्क्वायर। और यहाँ पे इसका जो हम लोग फंक्शन दिए, जो मेन के अंदर जो भी एरिया ले लिए, इसको हम लोग रन करा दिए हैं। तो इसका भी हम लोग आउटपुट देख चुके थे टर्बो सी के एडिटर में। इस प्रकार से आप, ये बेसिक लॉजिकल प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। क्लास को बेसिकली एक टेम्पलेट बोलते हैं हम लोग, और क्लास को यूज़र डिफाइंड डेटा बोलते हैं, जो कि केवल एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेमोरी को अलोकेट करता है, और एलिमेंट्स के बेसिस पे हम लोग मतलब उसको बोलिए तो ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का इंस्टेंस है, मतलब क्लास आपका ब्लूप्रिंट है। मान लीजिए कि आपको मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना है, या आपको एक बिल्डिंग बनाना है, मान लीजिए आपको कोई हॉस्टल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो ये आप सोच रहे हैं, वो क्लास हो गया। आपको कैसे डिज़ाइन करना है, किस फॉर्मेट में बनाना है। और ऑब्जेक्ट हो गया, आप उसको मतलब एक लैंड आप एक्वायर किए हैं, खरीदे, वहाँ पे आप क्या किए, अपना बिल्डिंग बनाए, उसमें आप एक रूम बना दिए, क्लासरूम बना दिए, और जो भी आपको बनाना है स्कूल का या हॉस्पिटल का, उस बेसिस पे, तो उसको आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट। आपने जो सोचा था उसमें आप उसको एक्वायर किए, और आप मेमोरी का अलोकेशन करके काम किए, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम इसका डिफिनीशन दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और क्लास एक कीवर्ड है अपने आप में, ठीक है। तो हम बोले हैं कि C++ 48 कीवर्ड्स होता है, 32 तो सी लैंग्वेज का हो गया, एक क्लास हो गया, और क्लास अपने साथ 15 और कीवर्ड को लेकर के आ जाता है, जो कि टोटल 48 हो जाता है। 32 + 1 33 + 15 48 हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी देखिए ये स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखे हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देखे हैं एलिमेंट्स। यहाँ भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, दोनों का नाम बदल गया, काम एक ही रहता है। अब देखिए वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या होता है। द वेरिएबल्स ऑफ क्लास आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास आर बेसिक यूजर डिफाइंड टाइप्स। क्लास बेसिकली यूजर डिफाइंड होता है। बाय डिफॉल्ट क्लास जो होता है वो प्राइवेट होता है। यहाँ लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन ए क्लास एंड ए स्ट्रक्चर, ये तो हमेशा एग्जाम में आएगा, इज दैट all the members of a class are private but structures all members are public by default। याद रखिएगा अगर डिफरेंस पूछता है तो, क्योंकि स्ट्रक्चर में एक्सेस करने के लिए हम लोग कहीं भी प्राइवेट पब्लिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन क्लास में हम लोग को बाय डिफॉल्ट क्लास प्राइवेट है। अगर आप प्राइवेट नहीं देते हैं तो भी प्राइवेट है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका ये हो गया आपका डेटा सिंटेक्स हो गया, क्लास, क्लास का नाम ये स्मॉल सी होगा। ये एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम की वजह से ये जल्दी हो गया है, तो यह सी कर लीजिएगा स्मॉल में। क्लास नेम हम आपको बता देते हैं, हम लोग CLASS क्लास, तो क्लास का सी स्मॉल में रहेगा। और यहाँ पे क्लास नेम मान लेते हैं कि स्टूडेंट, स्टूडेंट दीजिए, इसको आप इसको शुरू कीजिए। अगर आप नहीं भी दीजिएगा तो ये अपने आप में प्राइवेट रहेगा। और प्राइवेट भी कीवर्ड है, प्राइवेट भी स्मॉल में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम देखें तो स्ट्रक्चर में ये प्राइवेट पब्लिक ऐसा कोई कीवर्ड आया ही नहीं था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्लास का नाम में प्राइवेट, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन देखिए, मेंबर फंक्शन किसको बोलते हैं, मेंबर फंक्शन उसको बोलते हैं जिसके, मेंबर फंक्शंस का मतलब हो गया जिसमें आप इस ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि void डेटा, देखिए ये हो गया फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें आप ब्रैकेट लगा दिए हैं। और दूसरा देख सकते हैं void डिस्प्ले, देखिए इसमें भी अगर देखा जाए तो ये मेंबर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रोटेक्टेड, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, पब्लिक भी कीवर्ड है, तीनों कीवर्ड है। आगे देखेंगे हम लोग। प्राइवेट में मतलब ये एक्सेस
इनएक्सेसिबल रहेगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं. इट कैन बी ओनली एक्सेस बाय यूजिंग पब्लिक कीवर्ड्स. प्रोटेक्टेड में भी आप सिंगल एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ पूरा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं. तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये तीनों क्या है, कीवर्ड है. तीनों का अपना रोल है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में. बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक का ही यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटेक्टेड का यूज़ कम किया जाता है, जो भी किया जाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय प्राइवेट वी मीन दैट मेंबर कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द क्लास. द प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड. आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं. और इनबिल्ट क्लास क्या होता है, प्राइवेट होता है. और इसको आप इनहेरिट भी नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट को नॉन इनहेरिटेबल रहेगा. प्रोटेक्टेड मेंबर्स को अगर देखें हम लोग तो द मेंबर्स विच आर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय मेंबर फंक्शंस एंड फ्रेंड फंक्शन ऑफ दैट क्लास. वो उसी क्लास में केवल एक्सेस किया जाएगा. लेकिन अगर आप पब्लिक को, प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर सिमिलर टू प्राइवेट मेंबर्स. द ओनली डिफरेंस इज दैट प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर इनहेरिटेबल. मतलब प्राइवेट तो इनहेरिटेबल नहीं है, प्रोटेक्टेड को आप उसी क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक की लगा करके आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. द मेंबर्स विच आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास ऑल्सो. ठीक है. बाय डिफॉल्ट मेंबर्स ऑफ क्लास आर प्राइवेट है. इफ बोथ द लेबल्स आर मिसिंग देन बाय ऑल द मेंबर्स आर प्राइवेट. यदि नहीं दिया हुआ है क्लास के आगे, देखिए क्लास स्टूडेंट कुछ नहीं यहाँ पे दिया है, इंट रोल नंबर फ्लोट मार्क्स को प्राइवेट नहीं दिया हुआ है, इनबिल्ट ये प्राइवेट है. यदि प्राइवेट नहीं भी रहेगा तो प्राइवेट है, लेकिन स्ट्रक्चर में प्राइवेट नहीं है, क्लास है इनबिल्ट. देखिए तो क्लास स्टूडेंट इंट रोल नंबर फ्लोट मार्क्स दे दिए हम लोग. इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. और पब्लिक में एक्सेस करने के लिए दे दिए हैं वॉइड गेट डेटा. इसमें दो वेरिएबल लिए हैं, एक्स और वाई, और डिस्प्ले लिए हैं. इसमें हम लोग कुछ नहीं है, ब्लैंक है, वॉइड नल है, ये खाली है. ठीक है. अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट एरे भी बना करके हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं. देखिए तो एरे कैसे बनाएंगे, क्लास एम्प्लॉय दे दिए, क्लास का नाम हो गया कैर. इसमें भी हम लोग एक्सेस करेंगे क्लास का नाम को कॉल करके बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. एम्प्लॉय का ई ले लेंगे मेन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे नेम में, या आप उसको पब्लिकली भी एक्सेस कर सकते हैं. तो कैर नेम हो गया, एज हो गया, और पब्लिक में गेट डेटा, शो डेटा. तो देखिए ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया नाम. इस प्रकार से आप एम्प्लॉय का, मैनेजर, इंजीनियर्स, वर्कर्स, इतना सारा आप नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. अब क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तो इंस्टेंस ऑफ क्लास हो गया, और ऑब्जेक्ट यही तो ऑब्जेक्ट है. नेम जो है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और ये हो गया मेंबर फंक्शन. देखिए गेट डेटा, शो डेटा, ये हो गया मेंबर फंक्शन. ये सब आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा. और देखिए स्टूडेंट S1 S2, ये हो गया आपका वेरिएबल हो गया, और ये स्टूडेंट क्लास का नाम था, इसका वेरिएबल बना करके हम लोग एक्सेस करेंगे, जैसे हम लोग करते थे स्ट्रक्चर में, उसी प्रकार से क्लास में भी करेंगे. एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर. डॉट ऑपरेटर किसका, आप जो क्लास का नाम दिए हैं उसका आप मेंबर बनाइए, उसको आप कॉल करके एक्सेस करिए. ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर. देखिए S1 हम लोग बनाए थे स्टूडेंट, S1 डॉट गेट डेटा, इसमें दो डेटा दे दिए. S1 डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले में कुछ नहीं था तो पैरामीटर नल हो गया. S1 डॉट रोल नंबर 129, लेकिन रोल नंबर नाम का कोई फंक्शन था वहाँ पे नहीं था, केवल दो ही फंक्शन डिस्प्ले किए थे, एक गेट डेटा, एक डिस्प्ले. तो एग्जाम में जब ये आ गया तो आप बोल सकते हैं इलीगल स्टेटमेंट, जो एरर जनरेट करेगा. जब हम लोग इसको डिक्लेयर ही नहीं किया तो एक्सेस कहाँ से करेंगे. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली. अब आते हैं पब्लिक पे. देखिए तो वॉइड मेन CLR, क्लास डेट दे दिए, पब्लिक में इंट डेट मंथ ईयर दे दिए हैं, और डेट का देखिए डेट क्लास का D1 एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं. अब इसको एक्सेस करना है डे मंथ ईयर को, तो D1 तो तीनों में कॉल होगा, D1 डॉट डे, D1 डॉट मंथ, D1 डॉट ईयर कॉल किया हम लोग, यहाँ पे एक्सेस कर लिए. तो इस प्रकार से क्लास एंड ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा, आपको बनाना होगा. अब एक क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा प्रोग्राम है. राइट ए प्रोग्राम टू मेक यूज ऑफ सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यूजिंग द कॉन्सेप्ट क्लास. तो क्लास में हम लोग, मतलब इसमें कोई भी हेडर फाइल तो ऐड नहीं हो रहा है, दो हेडर फाइल कॉमन जो चल रहा है IOStream और Conio. क्लास कैलकुलेटर बना लिया हम लोग, और इनबिल्ट प्राइवेट, अगर नहीं भी देंगे तो प्राइवेट ले लेगा ये. तो यहाँ पे प्राइवेट दे दिए इंट XY, दोनों एटलीस्ट दो तो वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना होगा कि दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने. पब्लिक में गेट डेटा नाम का एक फंक्शन लिए हैं,
उसी में हम लोग x और y को इनपुट करा दिए और डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाए, इसमें हम लोग दोनों को डिस्प्ले करा दिए और सम नाम का फंक्शन। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑपरेशन हो रहा है, तो चारों का अलग अलग फंक्शन बनाना है। क्योंकि इनपुट तो ले लिए हैं कुछ किस में, गेट डेटा में ले लिए हैं x और y, और डिस्प्ले हम लोग करा रहे हैं डिस्प्ले नाम का फंक्शन में। अब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, वॉइड सम में कोई पैरामीटर नहीं दिया, लेकिन सी आउट में सीधे x प्लस वाई दे दिए मैसेज डालते हुए। डिफरेंस के लिए x माइनस वाई और प्रोडक्ट के लिए मल, इसमें x इंटू वन एक्स इंटू वाई, और डिवीजन के लिए x स्लैश वाई दे दिए। और इस प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पे देखिए बंद कर दिए। ये हो गया फंक्शन का क्लोजिंग, ये हो गया क्लास का क्लोजिंग। अब मेन में गए, कैलकुलेटर का C1 नाम का ऑब्जेक्ट बना लिए। अब देखिए तो क्या क्या कॉल करेंगे तो एक्सेस होगा, C1 डॉट गेट डेटा, ये तो पब्लिक है। दूसरा में C1 डॉट डिस्प्ले, ये दोनों पे हम लोग को कॉल करना होगा तब जाकर के ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो C1 डॉट गेट डेटा, C1 डॉट डिस्प्ले, ये हो गया। अब हम लोग सम, चार फंक्शन बनाया है, सम, डिफ, मल और डिव। ये चारों को कॉल जब तक नहीं करेंगे तब तक तो ये ऑपरेशन सब परफॉर्म नहीं होगा ना, प्लस माइनस डिवीजन वाला। तो हम लोग कॉल कर लेते हैं अब C1 डॉट सम, C1 डॉट डिफरेंस, C1 डॉट मल, C1 डॉट डिव और गेट ch लगा दिए। देखिए यही इतना आपको एग्जाम में पूरा का पूरा लंबा चौड़ा प्रोग्राम आएगा जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से आएगा। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रैक्टिस में रखना है इतना तक, ताकि आप उसको एक्सेस करें। मेन के अंदर आप एक नया ऑब्जेक्ट बना लें, फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लास का मेथड का डिफिनीशन क्या होता है, एक होता है आउटसाइड द क्लास और एक होता है इनसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास रहेगा तब हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आउटसाइड द क्लास उसको कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। इनसाइड द क्लास है तो आप उसको डॉट ऑपरेटर के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो तो आप उसको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिटर्न टाइप, क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट दे सकते हैं यदि आर्गुमेंट कुछ पास हो रहा है तो। यदि एग्जाम में आ गया डिफाइन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मेन के ऊपर हैश इंक्लूड iostream.h conio.h void main, इसके ऊपर मानिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल को आप मेन के अंदर कॉल करना है तो भी आपको स्कोप रेजोल्यूशन का ही इस्तेमाल करना होगा, हेल्प लेना होगा, क्योंकि स्कोप रेजोल्यूशन आउट ऑफ स्कोप को कॉल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे गेट डेटा, इंट गेट डेटा को कॉल कर रहा है, तो वॉइड प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन बना लिया जो कि क्लास के नाम से है। उसके बाद आप उसको एक्सेस कर रहे हैं गेट डेटा के स्कोप रेजोल्यूशन के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप इनपुट डाल दिए, इस बेसिस पे आप वर्क कर सकते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। मेंबर फंक्शंस इनसाइड द क्लास डिफिनीशंस, देखिए क्लास डेट दे दिए हम लोग और यहाँ पे प्राइवेट इनबिल्ट है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डे मंथ दिया हुआ है। और पब्लिक में जो फंक्शन है गेट डेटा, इसमें डे में हम लोग x दे दिए, मंथ में तो यहाँ से ये फंक्शन को कॉल किया गया। और डिस्प्ले में यहाँ पे डिस्प्ले डे मंथ ईयर, क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी क्या किए हैं, कॉल करके इसको वैल्यू स्टोर कर लिए हैं। और जब हम लोग मेन को कॉल कराएंगे तब देखिए गेट डेटा को कॉल कराए, उसमें वैल्यू पास कर दिए, क्योंकि यहाँ पे गेट डेटा में वैल्यू मैंडेटरी है, तीनों का तीनों में आप देना ही पड़ेगा और तीनों में वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो जब भी एक्सेस होगा d1 डॉट डिस्प्ले, तो d1 डॉट डिस्प्ले में एक बार डिस्प्ले होगा और वो जो पहला जो d1 में जो आया इसको डिस्प्ले करेगा, दूसरा में इसको करेगा, तीसरा में इसको करेगा। इस प्रकार से आप मल्टीपल मतलब कॉल में वैल्यू को भी आप असाइन कर सकते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को भी हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फ्रेंड फंक्शन। ए फ्रेंड फंक्शन इज नॉट ए मेंबर फंक्शन, हैज़ फुल एक्सेस राइट्स टू द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास। ये मेंबर फंक्शन नहीं है और इसको प्राइवेट मेंबर्स जो होता है क्लास का उसको एक्सेस करने का इसको पूरा अधिकार, अथॉरिटी दिया गया है। क्लास ABC पब्लिक दे दिए, फ्रेंड वॉइड XYZ वॉइड, ये XYZ फंक्शन को कॉल करके एक्सेस करेगा। इसका अपना कैरेक्टर, ये जल्दी पूछता नहीं एग्जाम में, बहुत कम पूछा गया, लेकिन आप देख लीजिएगा इसको एक बार, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज़ बीन डिक्लेयर एज फ्रेंड। फ्रेंड भी एक कीवर्ड है, इसको भी एक्सेस करते हैं। प्रोटेक्टेड भी कीवर्ड है, फ्रेंड भी एक कीवर्ड है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल दे करके देख सकते हैं। देखिए वॉइड सेट वैल्यू हो गया, फ्रेंड फ्लोट मीन सैम्पल एस, ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पे बना दिए हुए हैं मीन सैम्पल एस, और मीन सैम्पल एस को यहाँ पे हम लोग कॉल करके
एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस प्रकार से इसका वर्किंग हो रहा है। देखिए अब ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट्स, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट में भी जो हम लोग इसके अलावा भी देखे थे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ भी कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन वैल्यू अगर कॉल करेगा तो जो भी वैल्यू का मतलब फंक्शन डिफिनीशन में जो चेंज होगा वो आपका मेन वैल्यू में चेंज नहीं होगा, वहीं पे रह जाएगा। लेकिन रेफरेंस में जो भी वैल्यू डिफिनीशन में चेंज होता है वो मेन में जाकर के ओवरराइड हो जाता है, मतलब पहले वाला वैल्यू वो हट जाएगा, उस पर वो ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्लास को बनाया गया है। सॉरी यहाँ पे जो सेमीकोलन नहीं पढ़ना चाहिए था, क्लास 2 क्लास 1। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर एक वैल्यू पास किया गया इंट ए, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास 2 जो बनाया गया है, देखिए यहाँ पे भी इंट ए पास किया गया। और फिर यहाँ पे हम लोग वॉइड फ्रेंड वॉइड एक्सचेंज, क्लास 1 T1 क्लास 2 T2, यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किया गया, एक्सचेंज में भी 2 पैरामीटर पास किया गया। और देखिए यहाँ पे टेम्प नाम का एक वैल्यू लिए हैं वेरिएबल, और इसके बेसिस पे हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब मेन के पास आए हैं तो यहाँ पे हम लोग पैरामीटर पास कर दिए, इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। देखिए कॉल बाय वैल्यू हो गया, इसमें कोई चेंजेस अगर होगा डिफिनीशन में तो यही तो डिफिनीशन पार्ट है, एक्सचेंज। देखिए तो एक्सचेंज नाम का डिफिनीशन यहाँ पे कॉल किया गया एक्सचेंज, और इस एक्सचेंज में हम लोग एम्परसेंड सिंबल नहीं लगाया, मतलब ये कॉल बाय वैल्यू है। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होगा वो इसी में रह जाएगा, ये वापस यहाँ आकर के वर्क स्टोर नहीं करेगा। मतलब जो वैल्यू रहेगा आप टेम्प में T1 T2 जो भी यहाँ प्रिंट कराएंगे वो C1 C2 के पास आ जाएगा। या फिर आप C1 डॉट इन डेटा में जाएंगे, ये 100 है तो 100 ले लेगा, वो स्टोर कर लेगा, उसके बेसिस पे वर्क करेगा क्लास 1 क्लास 2 में। और इस प्रकार से आप रेफरेंस में जब आएंगे तो सेम चीज़ को आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए रेफरेंस में देखिए यहाँ पे एम्परसेंड लग गया, सेम प्रोग्राम है, बस यहाँ अब इसमें जो चेंजेस होगा वही मेन चेंज बन जाएगा। वो वापस जब प्रिंट होगा तो इसका वैल्यू जो होगा वही ओरिजिनल वैल्यू ओवरलैप करके बन जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर होता है जो मेमोरी को अलोकेट करे, इनिशलाइज करे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। डिस्ट्रक्टर जो डी अलोकेट करे। तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्लास का नाम को ही कंस्ट्रक्टर नेम बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें पैरामीटर मतलब मल्टीपल कंस्ट्रक्टर टाइप होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लास बैंक, प्राइवेट, इंट एक्स वाई, पब्लिक, ये बैंक को कॉल किया गया तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब बोलेंगे? जब इसके आगे कोई डेटा टाइप रहेगा, वॉइड बैंक, तब इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर में कभी भी हम लोग क्लास का नाम या डेटा टाइप नहीं देते हैं। इस क्लास का नेम केवल बैंक कॉल करेंगे, यहाँ पे क्लास या इंट या फ्लोट नहीं देना है, ठीक है। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इस क्लास को स्कोप के जरिए एक्सेस किए हैं। ये क्लास का नाम है और ये हो गया कंस्ट्रक्टर का नाम। अब इस पर आप जो भी रन करना है रन करिए, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो बैंक में बैंक नाम का जो हम लोग क्लास बना उसी का कंस्ट्रक्टर भी नेम बना दिए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर when an object B is created, constructor will be automatically called and it will initialize the data members x and y equals to 0। चूँकि यहाँ पे इनिशलाइजेशन जो वैल्यू दिए हैं वही तो प्रिंट करेगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट में आते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है फाइबोनेकी का। इसमें भी आप देख सकते हैं, देखिए फाइबोनेकी नाम से है तो इसका ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। लेकिन आप देखिए डेटा मेंबर फंक्शन में इंक्रीमेंट और डिस्प्ले के आगे क्या है? डेटा टाइप लगा हुआ है, वॉइड। तो इस प्रकार से आप इसको कॉल कर सकते हैं। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का टाइप में आता है दैट एक्सेप्ट्स नो पैरामीटर्स। कोई पैरामीटर्स नहीं रहेगा, मतलब ये अभी तक जो देखे हैं वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, जस्ट ब्लैंक रहेगा। इसको कॉल करेंगे हम लोग, एक्सेस करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल के बेसिस पे। देखिए स्टूडेंट में क्या है? ब्लैंक है, कुछ नहीं है यहाँ पे पैरामीटर में। तो ये हो गया मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोग आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब पैरामीटर पास होना है। देखिए तो बैंक नाम का कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर ए और बी, एक्स और वाई के वैल्यू को स्टोर करके डिस्प्ले करेगा। देखिए एक्स में ए, वाई में बी का वैल्यू स्टोर किए हैं, इसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग आते हैं थर्ड में आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी करेगा एम्परसेंड सिंबल के जरिए, ठीक है।
ए कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स रेफरेंस, रेफरेंस में मतलब एम% टू इट्स ऑन क्लास एज पैरामीटर, इसको बोलते हैं कॉपी। कॉपी का मतलब हो गया एक ही वैल्यू को दूसरा वेरिएबल में एकदम हूबहू वही शो करना। देखिए तो एक सैम्पल S1 ये बना दिया आप ऑब्जेक्ट, अब S2 ब्रैकेट S1 मतलब S2 में S1 का सारा वैल्यू कॉपी हो चुका है। या फिर दूसरा तरीका है सैम्पल S2 मतलब इस क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम S2 बराबर S1, तो ये भी आप देख सकते हैं S2 में क्या हो गया, S1 का वैल्यू स्टोर हो गया। इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर और इसका सिंटेक्स के आगे एम%। याद रखिए एग्जाम में जब भी कंस्ट्रक्टर जिसमें एम% लगा हो उसको हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम में आएगा भी, डिफाइन कॉपी कंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो रहता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब एक ही का नाम रहेगा क्लास का, उसमें मल्टीपल पैरामीटर पास करेंगे और मल्टीपल पैरामीटर्स में हम लोग काम करते हैं। ये हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको बोलते हैं। और यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का एम% सिंबल देखिए, यहाँ पे सैम्पल एम%s ये कॉपी हो गया। और कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम लोग डॉट ऑपरेटर से भी एक्सेस करते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स मतलब आर्गूमेंट्स दिया गया है x y = 0, इसमें y का वैल्यू दिया गया, x का दिया है नहीं दिया गया है। तो जब ये एक्सेस करेगा p = 11 तो ये 11 विल बी असाइन टू x, 11 ऑटोमेटिकली x के पास आ गया, y में तो वैल्यू है तो y का वैल्यू 0 रह गया। सेकेंड में देखिए 11 और 17 तो x और y दोनों में क्या हो गया, 11 और 17 आ गया। इस प्रकार से आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर से हम लोग टिल्ड सिंबल से इस्तेमाल करते हैं। टिल्ड सिंबल से आप डिस्ट्रक्टर को आप इसी तरह से ये सिंबल देखिए, इस सिंबल के बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डिस्ट्रक्टर का यूज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कीजिएगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो ऑब्जेक्ट डी अलोकेट होगा, अलोकेट होगा तभी। क्लास सैम्पल बना लिया हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल किए हैं मतलब कंस्ट्रक्टर को सैम्पल ऑब्जेक्ट इज बोर्न, और यहाँ पे आप डिस्ट्रक्टर लगा लिए ऑब्जेक्ट इज डेड मतलब ऑब्जेक्ट बनाया भी, ऑब्जेक्ट डी अलोकेट भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया। इस प्रकार से आप इसको कॉल करके आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल। देखिए आप सिंपल एग्जाम्पल है, इसको आप कवर कर लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो एग्जाम में आएगा रहेगा, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर और एग्जाम्पल के साथ पैरामीटराइज तो खूब पूछा गया है। दो प्रकार का कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज एक कॉपी। डिफ़ॉल्ट भी आता है, डिफ़ॉल्ट तो आप बेसिकली आप जो बना रहे हो डिफ़ॉल्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर पैरामीटराइज मतलब पैरामीटर पास करना है, कॉपी मतलब एम%। और एक और हम लोग देखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स है देखिए y = 0, x में नहीं है तो जो आर्गूमेंट पास करेंगे वो x ऑटोमेटिकली लेगा। अगर सिंगल रहेगा, दो आर्गूमेंट है तब तो ओवरलैप हो गया y में। ठीक है, अब देखिए तो ये सब क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा कवर अप कर लीजिएगा। व्हाट इज डिस्ट्रक्टर, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और लेकिन प्रोग्राम के साथ ही आप करिएगा। देखिए अब कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा इस प्रकार से, आंसर द फॉलोइंग, ये दे दिया आपको फंक्शन 1 में। देखिए सेमिनार कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया, ये डिफॉल्ट है ना। उसके बाद देखिए तो सेकेंड में लेक्चर, ये मेंबर फंक्शन है। फंक्शन 3 सेमिनार इंट, ये देखिए पैरामीटराइज्ड है, कुछ पैरामीटर पास हुआ है। उसके बाद ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, एम% है। और ये हो गया डिस्ट्रक्टर फंक्शन 5। इसमें पूछ रहा है इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज द फंक्शन 5 रिफर्ड एज एंड व्हेन डज इट गेट इन्वोक कॉल। फंक्शन 5 क्या है, तो फंक्शन 5 डिस्ट्रक्टर है। और ये डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ये स्कोप ओवर हो जाएगा, स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट्स ओवर, या डी अलोकेट के लिए। इन द सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच कॉन्सेप्ट इज फील्ड इलस्ट्रेटेड बाय फंक्शन 1, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4 ऑल टुगेदर। तो फंक्शन 1 में ये तो हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फंक्शन 3 में हो गया पैरामीटराइज्ड, और फंक्शन 4 में हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आप इसको बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक टर्म में, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। हम बता दिए थे पहले से। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, आपका एक ही नाम रहेगा
लेकिन आप पैरामीटर जो करेंगे वो अलग अलग पास होगा। तो नाम तो यहाँ भी सेमिनार है, यहाँ भी सेमिनार है और यहाँ भी सेमिनार है, लेकिन पैरामीटर पास हुआ है वो इसमें कॉपी हो गया, इसमें पैरामीटराइज्ड, और इसमें जो हो गया वो ब्लैंक हो गया डिफ़ॉल्ट। तो सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, उसको पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, विच कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन 1 बिलोंग्स टू। तो फंक्शन 1 जो है वो तो आप आराम से बोल दीजिएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और विच कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन 3 बिलोंग्स टू, फंक्शन 3 जो है वो क्या है, पैरामीटराइज्ड है। तो इस प्रकार से आप आराम से इसको बना सकते हैं। ये सब बेसिक एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको कवर अप कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बेशक आप पूछ सकते हैं हमसे। सेकंड भी क्वेश्चन इसी तरह से है, ये भी आप इसको बना सकते हैं, इसमें भी सेम हम प्रोसेस दिए हुए हैं। और देखिए इस तरह से आप डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा बच गया इनहेरिटेंस। तो आज हम इनहेरिटेंस भी देख करके समाप्त करेंगे, ताकि कल का क्लास में हम लोग केवल और केवल जो सेकेंड पार्ट है उसको देखें हम लोग। इनहेरिटेंस क्या होता है, जो इनहेरिटेंस एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सेस करेगा। तो इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास कॉल्ड डिराइव क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन बेस क्लास। मतलब ये एक डिराइव क्लास रहेगा, एक बेस क्लास रहेगा। तो एक क्लास दूसरे क्लास से क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो बेस क्लास उसका अपना पेरेंट क्लास है, डिराइव क्लास चाइल्ड क्लास हो गया। बेस क्लास उसका पेरेंट क्लास है और डिराइव क्लास उसका चाइल्ड क्लास हो गया। कितना टाइप्स है, 5 टाइप्स का होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। ये तो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, आपको पूछेगा, टाइप्स पूछेगा, आउटपुट पूछेगा और प्रोग्राम भी दिया रहेगा बनाने के लिए। डिराइव्ड एंड बेस क्लास, a derived class extends its features by inheriting the properties of another class called the base class and adding features on its own। अब देखिए तो मान लेते हैं रियल लाइफ में एक सन और एक डैड, मतलब बाप और बेटा है। तो बेटा जो है, पिताजी तो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास हो गया, तो पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी था तो उसका अपना हो गया। लेकिन बेटा के पास जो अपना प्रॉपर्टी वो बनाया वो उसका अपना है, और पिताजी से जो वो लेगा वो इनहेरिट करेगा। मतलब बेटा जो हो गया वो डिराइव क्लास हो गया, वो हो गया चाइल्ड क्लास, और पिताजी हो गया बेस क्लास। तो बेस क्लास डिराइव क्लास क्या करेगा, उसके पास अपना जो है प्राइवेट है, प्रॉपर्टी है, और साथ में वो इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं बेस क्लास। सिंटेक्स क्या होता है देखिए, क्लास डिराइव क्लास नेम, मतलब जो इनहेरिट कर रहा है उसको पहले रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेबल लगाते हैं, सिंगल कॉलम, ठीक है। ये विजिबिलिटी मोड, मतलब किस बेसिस पे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड कैसे लेगा वो, और यहाँ पे बेस क्लास का नाम देंगे जो बेस क्लास रहेगा, ठीक है। तो बेस क्लास विजिबिलिटी क्या होता है, प्राइवेट जो रहेगा वो सब जगह प्राइवेट है, वो इनहेरिट नहीं रहेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब वो आपका अपना संपत्ति रहेगा। प्रोटेक्टेड प्राइवेट रहेगा, प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्टेड हो जाएगा, पब्लिक में भी वो प्रोटेक्टेड रहेगा। पब्लिक जो रहेगा वो प्राइवेट डेरिवेशन में प्राइवेट रहेगा, प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्टेड और पब्लिक में पब्लिक रहेगा। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में देखिए, एक मतलब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में फादर और सन के बीच का जो इनहेरिटेंस को शो करेगा, मतलब एक बेस क्लास एक चाइल्ड क्लास रहेगा, एक बेस क्लास एक डिराइव क्लास रहेगा। तो सिंगल इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास डिराइव क्लास फ्रॉम ए बेस क्लास। दैट मीन्स it creates a copy of base class and can add refinements of its own। तो यहाँ पे आप पब्लिक डेरिवेशन में दे सकते हैं, हेडर फाइल तो देना ही है। क्लास आइटम हो गया, क्लास आइटम हो गया, एक बेस क्लास बना लिया हम लोग, ठीक है। इसमें है देखिए, इसका प्रॉपर्टी में x एक इंटीजर टाइप आ गया, पब्लिक में y ले लिया एक लोग इंटीजर डेटा टाइप, गेट डेटा, गेट वैल्यू, डिस्प्ले, 3 फंक्शन है जो कि आइटम, जो कि बेस क्लास के पास है। अब न्यू आइटम नाम का एक डिराइव क्लास बना, जो हम देखे थे सिंटेक्स में, और कॉलम यहाँ पे एक्सेस मोड है ये। अब यहाँ पे हम लोग मोड दे दिए पब्लिक, मतलब पब्लिकली एक्सेस होगा, और आइटम देखिए, तो न्यू आइटम हो गया बेटा का और आइटम हो गया पिताजी का। तो इतने सारे प्रॉपर्टी जो पिताजी के पास है वो अब किसके पास आ गया, एक्सेस हो गया न्यू आइटम नाम का सन के पास। अब यहाँ पे ये जो है ये तो न्यू आइटम का अपना है ही, साथ में जब पब्लिक आइटम को कॉल करेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको ऑटोमेटिकली उसके पास प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है। और देखिए गेट डेटा नाम का एक फंक्शन में हम लोग पैरामीटर पास किए,
और इस प्रकार से हम लोग फंक्शन को एक्सेस किए हैं। तो न्यू आइटम हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग बंद कर दिए। अब हम लोग वॉइड आइटम, आइटम मतलब बेस क्लास है, इसमें क्या क्या है, वाई, गेट डेटा, गेट वैल्यू, डिस्प्ले, 3 फंक्शन तो कॉल होगा ही होगा। गेट डेटा, गेट वैल्यू, डिस्प्ले कॉल किया गया। अब न्यू आइटम, तो न्यू आइटम जो है वो डिराइव क्लास का है। तो डिराइव क्लास में भी क्या क्या है देखिए, तो डिराइव क्लास में 1 और 2 ये मल और शो तो आ ही गया, और साथ में 3, 2, 5 उसका अपना प्रॉपर्टी आ गया। तो डिराइव क्लास में न्यू शो में जाइए, तो न्यू शो में केवल मल को कॉल किया है, क्योंकि मतलब ये तो आइटम को कॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली तीनों एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक बेस और एक चाइल्ड क्लास रहेगा, सिंगल इनहेरिटेंस इसी को बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस बेसिस पे। हम लोग प्रैक्टिकल एक क्लास हम बता देंगे आप लोगों को, क्लियर हो जाएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो दादाजी हैं उनका 2 बच्चा है, तो एक ही फादर है लेकिन 2 सन है, मतलब उसको एक बेस क्लास है, डिराइव क्लास 2 है, तो दोनों को क्या करेगा, संपत्ति बांटना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, derivation of class from one another derived class is called inheritance. That is, when one derived class inherits from a class that itself inherits from another class is called multi-level inheritance. इसमें देखिए क्लास x, एक क्लास बना दिए, क्लास y पब्लिक x एक्सेस कर लिया, और इस प्रकार से हम देखते हैं ये बेस क्लास हो गया, और जो एक्सेस कर रहा है, जिसको एक्सेस किया है और जो एक्सेस कर रहा है वो हो गया डिराइव क्लास। तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं, एक ग्रैंडफादर का 2 सन है, और एक पिताजी हो गया, एक चाइल्ड हो गया। तो ग्रैंडफादर से फादर आया, फादर से चाइल्ड, मतलब ग्रैंडफादर ही एक तरह से देखा है तो इनडायरेक्टली दोनों को एक्सेस कर रहा है ना, फादर और चाइल्ड को। तो यहाँ पे क्लास पर्सन दे दिया हम लोग, देखिए कॉन्स नाम का एक कीवर्ड है जो कि 50 हम लोग साइज दे दिए। क्लास पर्सन ये हो गया, बेस क्लास दादाजी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका फंक्शन में जो नेम, एज, ये सब दे दिए हैं हम लोग, और सेक्स में जेंडर दे दिए हम लोग, क्या क्या जेंडर रहेगा, गेट डेटा नाम का फंक्शन है, डिस्प्ले, ये हो गया आपका दादाजी का पर्सन। अब स्टूडेंट पब्लिक पर्सन, स्टूडेंट पिताजी है, वो पर्सन मतलब दादाजी को कॉल किया पिताजी, तो मतलब पिताजी का अपना जो था वो तो है ही पूरा, और दादाजी का भी प्रॉपर्टी को कॉल हो गया। अब देखिए एग्जाम, ये हो गया उसका ग्रैंडसन, तो एग्जाम जो है स्टूडेंट को कॉल किया, पिताजी को किया, और पिताजी किसको कॉल किया है, देखिए तो पिताजी दादाजी को कॉल किया, तो सबसे ज़्यादा फायदा तो इसी को ना हुआ। एग्जाम जो है वो सन है, तो सन का प्रॉपर्टी अपना तो है, इतना हो गया उसका एरिया इतना, और साथ में पिताजी का भी हो गया और दादाजी का भी हो गया, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो एग्जाम में आएगा तो आप समझ लीजिएगा, मल्टी लेवल मतलब एक बेस क्लास है, उस बेस क्लास से वही बेस क्लास मतलब डिराइव क्लास के लिए कॉमन रहेगा। पर्सन है, यहाँ से एक्सेस कर लिया, स्टूडेंट पर्सन को कॉल किया और क्लास स्टूडेंट को कॉल किया, तो इनडायरेक्टली सॉरी एग्जाम, तो एग्जाम मतलब एग्जाम के पास तीनों आ गया, तीनों मतलब दोनों, स्टूडेंट और जो पेरेंट है उसका नाम पर्सन है। तो ये हो गया मल्टी लेवल। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस, ए क्लास कैन बी डिराइव फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, एक बेस क्लास से मतलब 2 डिराइव क्लास इनहेरिट करने के समय बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए बेस क्लास है गया, और उसी से क्या हो गया, मतलब डिराइव किया गया है। देखिए तो एक्स वाई जेड और ए, तो क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड, क्लास ए जो है क्लास बना जो कि एक्स वाई जेड तीनों को एक्सेस किया, तो एक क्लास बना उससे तीनों को एक्सेस मिला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका एग्जांपल, एक एक्स बना दिए, एक वाई बना दिए और एक जेड बना दिए। अब हम लोग एक्स वाई जेड को उसका फंक्शन को तो एक्सेस करेंगे मेन के पास, यहाँ पे हम लोग एक्सेस किए। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, when many derived classes are inherited from a single base class it is called hierarchical inheritance। बहुत सारा डिराइव क्लास एक मतलब सिंगल
बेस क्लास से इनहेरिट होगा, ये बेस क्लास सिंगल है, इससे मल्टीपल डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्की बना हुआ है, एक पर्सनल हो गया क्लास, एक फिजिकल हो गया। देखिए फिजिकल क्या किया, पब्लिक पर्सनल को कॉल किया, मतलब पब्लिकली आ गया तो फिजिकल का अपना प्लस पर्सनल आ गया। एकेडमिक क्या किया, पर्सनल को कॉल किया, तो पर्सनल किसको कॉल किया, पर्सनल तो किसी को कॉल नहीं किया, तो इसका मतलब है एकेडमिक के पास केवल और केवल पर्सनल ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हायरार्किकल इनहेरिटेंस वर्क करता है। और ये भी आप देख सकते हैं, ये तो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, लेकिन एग्जाम में आएगा, बहुत कम ही आएगा प्रोग्राम सब, इसमें से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रहता है या फिर आपको प्रोग्राम लिखने के लिए रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या रीजंस है। राइट द रीजंस बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस इन ओप्स। ओप्स का क्या क्या रीजंस है और क्या क्या उसका बेसमेंट है, कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, और सिंगल क्या हो गया, मल्टीपल क्या हो गया, मल्टी लेवल क्या होता है, ये सब आपको बताना होगा। विजिबिलिटी मोड क्या रहेगा, ये सब थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा एग्ज़ाम में आपको हेल्प लेने के लिए। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से पूछा जाएगा। क्लास व्हीकल दे दिया, क्लास हेवी व्हीकल, प्रोटेक्टेड व्हीकल मतलब एक्सेस किया, और लास्ट में क्लास बस, प्राइवेट हेवी बस, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। और ये प्रोग्राम आपका रहेगा मल्टीपल, तो आप अलग अलग क्लास का नाम दिया, आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये मतलब इनहेरिटेंस का ही प्रोग्राम है। और यहाँ पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, राइट द मेंबर्स दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ बस, मतलब बस का देखिए तो क्लास बस के पास कौन सा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शन है जो कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो बस के पास देखिए प्राइवेट लगा है हेवी व्हीकल, तो हेवी व्हीकल के पास तो 2 मेंबर फंक्शन है, इनपुट डेटा आउटपुट डेटा, लेकिन अफसोस कि इसके आगे प्राइवेट लग गया, मतलब इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाएगा। तो इसके पास 2 ही मेंबर फंक्शन है, एक है फेच डेटा, एक डिस्प्ले डेटा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट में आ गया फेच डेटा, डिस्प्ले डेटा। राइट द डेटा मेंबर दैट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द फंक्शन डिस्प्ले डेटा। तो डिस्प्ले डेटा से कौन किसको किसको एक्सेस कर सकता है आदमी, देखिए तो डिस्प्ले डेटा से एक हो गया मेक 20, और ये कॉल किया हेवी व्हीकल को, तो हेवी व्हीकल को कॉल किया, इसके पास मतलब ये हेवी व्हीकल को कॉल किया, देखिए हेवी व्हीकल के पास क्या क्या है, एक हो गया लोड हो गया प्रोटेक्टेड में, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड में पैसेंजर हो गया। तो जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो तो एक्सेस होगा, प्राइवेट एरिया तो एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ बस एंड हेवी व्हीकल, बस और हेवी व्हीकल के जरिए, बस और हेवी व्हीकल के जरिए कितने ऑब्जेक्ट्स, देखिए तो बस में कितना है 20 है ना, 20 हो गया। और हेवी व्हीकल्स में जो है वो प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, प्रोटेक्टेड व्हीकल्स का मतलब हो गया इसको भी कॉल करेगा, तो इंटीजर में 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 2 6 2 8, मतलब टोटल, और 20 इसका, मतलब 28 बाइट्स हो गया वो स्टोर करेगा। हेवी व्हीकल्स के लिए कितना बाइट्स है, हेवी व्हीकल्स के लिए 2 4 6 8, चूँकि ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड तो एक्सेस कर ही सकता है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में, तो आपको इसका आंसर देना है। लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है कि इज द मेंबर फंक्शन आउटपुट डेटा एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास हेवी व्हीकल। आउटपुट डेटा, देखिए तो हेवी व्हीकल में आउटपुट डेटा तो हेवी व्हीकल का है ही नहीं, तो कहाँ से हो पाएगा, नो। ठीक है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम में, आप इसका हेल्प ले सकते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको हम बता के दे रहे हैं। और आगे हम लोग का बच गया जो क्लास, वो 1 से 2 क्लास और बच गया है रिवीजन टूर के लिए, और वो भी क्लास इसमें भी हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे, और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। अब हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग बच गया। फंक्शन ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, ये तो आपका कॉमन टर्म है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछना है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। अभी पढ़े हैं, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े थे, एकदम सेम। एक हमारा फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन ओवरलोडिंग था, वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो उसमें हम लोग डेटा टाइप नहीं दिए थे। फंक्शन में क्या है, डेटा टाइप रहेगा, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, डेटा टाइप अलग रहेगा, पैरामीटर हम लोग अपने ऊपर डिसाइड करेंगे।
तो ये एग्जाम एकदम बिल्कुल आना ही आना है 3 नंबर का, हर साल पूछा गया है, फंक्शन ओवरलोडिंग या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पूछेगा तब तक आपको कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे कॉल करना है, जो हम बताए थे। फंक्शन ओवरलोडिंग इस बेसिस पे, एक ही नाम है फंक्शन का, डिफरेंट पैरामीटर। देखिए तो एक में इंट हो गया, फ्लोट हो गया, दो इंट, दो फ्लोट, इंट और फ्लोट। फंक्शन ओवरलोडिंग इज द मेथड फॉर कॉलिंग several functions having the same name. These functions are differentiated during the calling process by the number and types of arguments passed to these functions. तो इस प्रकार से फंक्शन का जो सिंटेक्स है, डेटा टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट। यहाँ पे नेम ऑफ द फंक्शंस जो होता है, देखिए वॉइड सैम्पल, सैम्पल सैम्पल सैम्पल, एक ही फंक्शन है। पैरामीटर देखिए, इंट हो गया, एक में फ्लोट हो गया, एक में कैर हो गया, पैरामीटर चेंज हो गया। तो सैम्पल में देखिए एक पैरामीटर फ्लोट, सिंपल इंट आ गया, सैम्पल में दूसरा, तो नाम तो एक ही नाम है फंक्शन का, लेकिन पैरामीटर बदल गया बाय डेटा टाइप। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको भी एग्जाम में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट क्लास जो हम लोग का है इसमें का बच गया है डेटा फाइल हैंडलिंग, तो रहने देते हैं इतना ही तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेटा फाइल हैंडलिंग भी देखेंगे, और हम लोग बूलियन अलजेब्रा बहुत इजी है वो, और साथ में हमारा डेटाबेस और नेटवर्किंग। तो 1-2 ट्यूटोरियल और लगेगा आपको समझने में, तो आप बिल्कुल रिवीजन करते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करिए एग्ज़ाम में। और पसंद आए तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ट्यूटोरियल आज के लिए काफ़ी है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम।